व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद बीजेपी 400 टारगेट। अब की बार 400 पार जो नारा था बीजेपी का, लेकिन उसमें क्यों नहीं आई ये सीटें, उसके ऊपर डिस्कशन होगा गौरव ठाकुर भाई के चैनल से। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि फिर भी लार्जेस्ट पार्टी अभी भी वही है, वोट वाइज भी, सीट वाइज भी। बीजेपी की अकेले की जितनी लोगों ने तो देखते हैं। बाकी कहीं ना कहीं एक आई ओपनर रहेगा बीजेपी के लिए, कहां कहां उनको काम करना है, किस किस तरीके से। देखते हैं पूरी वीडियो, बहुत कुछ पता लगेगा। 1 2 3 गो। अब की बार 400 पार, ये था नारा बीजेपी का इलेक्शन से पहले। और अब हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 400 तो छोड़ो, 300 भी पार नहीं कर पाए। सच तो ये है कि इस इलेक्शन में बीजेपी से 5 बड़ी गलतियां हो गई, जिस वजह से बीजेपी इस बार के इलेक्शंस में मेजॉरिटी तक एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। जो मेजॉरिटी वो पिछले लास्ट 2 इलेक्शंस में ऑलरेडी आसानी से एस्टैब्लिश कर चुकी है। यानी कि बेसिकली इसका मतलब पिछले 2 इलेक्शंस में बीजेपी को एनडीए अलायंस की एग्जैक्टली जरूरत नहीं थी। लेकिन इस इलेक्शन में पूरी एनडीए अलायंस मिलकर भी सिर्फ 292 सीट्स ला पाई और इंडिया अलायंस 232। सो बहुत ही क्लोज कंपटीशन रहा। लेकिन यार अब यहां पर ना एक बहुत ही बड़ा सवाल आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द इंडियंस के दिमाग में आ रहा होगा कि 2 दिन पहले तक तो हर एक एग्जिट पोल में यही कहा जा रहा था कि 400 पार नहीं तो बीजेपी एटलीस्ट 350 तो कंफर्टेबली क्रॉस कर ही लेगी। यहाँ पर बीजेपी को यानी एनडीए को यहाँ पर फायदा हो सकता है। 400 से पार भी एनडीए का आंकड़ा जा सकता है। सब गलत। खुद ऑपोजिशन लीडर्स तक ये कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी, 350 लेकर आएगी। तो अचानक से इस इलेक्शन ने ऐसा गुगली बॉल कैसे डाल दिया। और सबसे शॉकिंग बात तो यूपी की है, जो राज्य एक तरह से बीजेपी का ही गढ़ है। और जिस राज्य में भी 5 महीने पहले ही अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, इतने धूमधाम से त्योहार को मनाया गया, जिस स्टेट में सीएम योगी जैसे एक स्ट्रॉन्ग फेस है, उस स्टेट में ही बीजेपी का इतना खराब परफॉर्मेंस कैसे। समाजवादी पार्टी जो सिर्फ एक स्टेट पार्टी है, उसको बीजेपी से ज्यादा सीट्स आखिर कैसे मिली। अब ऑन दी अदर हैंड एक तरफ बीजेपी का ये परफॉर्मेंस चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी सरप्राइजिंग था। लास्ट इलेक्शंस में तो कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ गई थी। उन्हें सिर्फ 52 सीट्स मिले थे, जो कि इतने कम है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार सबका प्रेडिक्शन ये था कि कांग्रेस के सीट्स और कम होंगे, बट कांग्रेस ने डबल सीट्स ला लिए, 99 सीट्स। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बीजेपी की तरफ से कुछ मेजर ब्लंडर्स हुए हैं। और हमारी रिसर्च के हिसाब से 5 ऐसे ब्लंडर्स हैं कि बीजेपी बहुत ही इजीली अवॉइड कर सकता था, लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग आरएसएस। सबसे मेजर और पहला रीजन आरएसएस को ही इग्नोर करना। अब हर कोई ये जानता है कि आरएसएस मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब आरएसएस। आरएसएस बेसिकली बीजेपी का आइडियोलॉजिकल विंग है। इसी आरएसएस ने ही बीजेपी को बैक करके उन्हें शुरुआती 1984 के इलेक्शंस में 2 सीट्स भी दिलवाए थे और पिछले 2 टर्म्स में 300 सीट्स की मेजॉरिटी तक भी पहुंचाया था। बीजेपी को एक पार्टी बनाना, उसमें टॉप लीडरशिप जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नितिन गडकरी और इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को भी खड़ा करने में आरएसएस वर्कर्स का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। आरएसएस वर्कर्स इलेक्शंस में बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए कई बार डोर टू डोर कैंपेन्स करते आए, बट इस बार लोकसभा इलेक्शन के ठीक 1 महीने पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने ओपनली मीडिया में कह दिया कि हम जब छोटी पार्टी थे ना, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम खुद में ही सक्षम है, यानी कि केपेबल है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपना काम खुद ही कर लेगी। इस बार नहीं हुआ था ना, यहाँ पर भी नहीं आया था घर तक। अब ये मूव एक तरह से बीजेपी के लिए बैकफायर हो गया, क्योंकि ऑपोजिशन ने इस स्टेटमेंट से पीएम मोदी के खिलाफ ही चल रहे डिक्टेटरशिप वाले नैरेटिव को और एग्जैजरेट कर दिया। नड्डा के इस एंटी आरएसएस स्टेटमेंट को ऑपोजिशन लीडर्स ने बहुत हवा दी थी। नड्डा साहब ने कहा कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे कि राम मंदिर और कांग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी, और इससे आरएसएस वर्कर्स के मन में भी एक इनसिक्योरिटी पैदा होगी। आरएसएस मेंबर्स खुद पब्लिकली इंटरव्यूज देने लग गए कि जैसे द प्रिंट को एक दिए इंटरव्यू में एक आरएसएस मेंबर ने बताया कि जिस बीजेपी के लिए उन्होंने कैंपेन्स किए, नारे लगाए थे, सैक्रिफाइसेस किए थे, आज पावर में आने के बाद वो बीजेपी आरएसएस की बात ही नहीं सुनी। एंड यू वोंट बिलीव, इंटरनल राइवलरी कुछ इस हद तक पहुंच गई थी कि बीजेपी को आरएसएस ने ये वार्न कर दिया था 3 महीने पहले ही कि खाली मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व मुद्दा
बीजेपी को नहीं जिताने वाले। ये और तो हालांकि point है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन उन्हें 63 सीट्स का भारी नुकसान हुआ। और पिछले बार जहां पर वो अपने बलबूते पर मेजॉरिटी कंफर्टेबली क्रॉस कर गए थे, लेकिन इस बार विदाउट द फुल सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ आरएसएस वो मेजॉरिटी मार्क से 32 सीट्स पीछे रहे। दूसरा बड़ा रीजन इंडिया में कई सालों से चलते आ रहा कास्ट पॉलिटिक्स, जाति वोट। इसको अब ignore हिस्टोरिकली करा। यूपी में हमेशा से पॉलिटिक्स कास्ट के मुद्दे के अराउंड ही रिवॉल्व करते आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसको दलित्स की पार्टी के रूप में जाना जाता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी को यादव्स की पार्टी के रूप में जाना जाता है। बट इस बार के इलेक्शंस में बीजेपी ने राम मंदिर के अराउंड ही पूरा यूपी का इलेक्शन कंटेस्ट किया। अगर आइडियली देखे तो बीजेपी के पास यूपी में कोई भी बड़ा कास्ट रिप्रेजेंटेटिव लीडर नहीं था, नहीं जिसके था। वजह से उन्हें यूपी की पॉलिटिक्स में इतना बड़ा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बेसिकली इस लोग- बार के यूपी इलेक्शन में जो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को भारी टक्कर दिया है, उसके पीछे मेजर रीजन था यादव कम्युनिटी यूपी की 7% पॉपुलेशन है और इनका इन्फ्लुएंस यूपी के 15 पार्लियामेंट्री सीट्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट है। इस बार इन सारे वोटर्स ने मिलकर एसपी के तरफ अपने 3 डेकेड्स पुरानी लॉयल्टी को साबित करके दिखाया। और साथ ही इसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का डेडली कॉम्बो बने इंडिया अलायंस के राहुल गांधी, जिन्होंने कास्ट वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों से कहा कि अगर बीजेपी पावर में आ जाएगी तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। काउंटर नहीं इसी किया ना, नैरेटिव और डर काउंटर को नहीं फैलाकर किया इसको। कांग्रेस ने इसका खूब फायदा उठाया। और ये उल्टा इस उन्होंने तरीके ये से तक कह वोट दिया है। कि अगर वो पावर में आते हैं तो यहाँ भी कास्ट सेंसस करवाएंगे और रिजर्वेशन को उल्टा बढ़ा देंगे। कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। और छोटी ये छोटी ऑफर चीजें जो ऑलरेडी तेलंगाना इलेक्शंस में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल भी था। मिस्टेक नंबर 3, रिलाइंग कंप्लीटली ऑन ब्रांड मोदी। बीजेपी ने पिछले Ground 10 level सालों पर। में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में जो काम किया है, उसके वजह से Commendable है। नरेंद्र मोदी ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी के एक फेस बन गए। नाउ वी ऑल नो कि पीएम मोदी ग्लोबली भी एक बहुत बड़े ब्रांड है, नेशनली तो छोड़ो। बट 2024 के जनरल इलेक्शन में यही चीज बीजेपी पर बैकफायर करी, क्योंकि विद ब्रांड मोदी दे बिकेम सो ओवर कॉन्फिडेंट कि वो इलेक्शन के सबसे बेसिक स्टेप, चूजिंग राइट कैंडिडेट पॉइंट टू बी नोटेड, में उचित फोकस नहीं दिए और बहुत बड़ी गलती कर बैठे। वो कहने के जैसे कि मोदी बहुत जी के जगह ऊपर रिलाई कर पर गए सिटिंग एमपीज को ही रिप्लेस कर दिया। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में बीजेपी ने 23.5% सिटिंग एमपीज को ही टिकट नहीं दी। अब इंडियन पॉलिटिक्स में ना एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर यूपी जीत गए तो समझ लो देश जीत। जीत जो गया। यूपी दिल्ली भी पिछले वहीं 2 से जनरल जाते हो। इलेक्शन से बीजेपी जीतते आ रहा था, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की तरफ से बहुत भारी बड़ा वो blunder ब्लंडर हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यूपी जैसे बड़े और इलेक्शंस के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट में 2 टर्म के सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ के लगभग 35 रिकमेंडेड कंटेंडर्स हाँ, को reject रिजेक्ट कर किया। दिया और जनता के बीच में नॉट सो पॉपुलर कैंडिडेट्स को टिकट्स दे दी, क्योंकि वो मोदी है तो मुमकिन है ये स्लोगन पर ब्लाइंडली और आई कैन से ओवर कॉन्फिडेंटली बिलीव ये तो मुझे बहुत बड़ा ब्लंडर लगा कि योगी जी को पूरा नुकसान हुआ। बेसिकली जो सिटिंग सीएम है उन्हें पता होगा ना कि भाई किसे टिकट किसे देनी टिकट, चाहिए, हाँ। किसकी पॉपुलैरिटी वहां पे हाँ। हाई है, कौन वहां पे एक प्रोमिनेंट Ground level पे तो इन्हें पता होगा बीजेपी ना के टॉप चीज़ें। लीडरशिप ने आखिर ऐसा क्यों किया? वेल मुझे तो नहीं मालूम, हाँ, आपको ये अगर बहुत पता है तो मुझे blunder था। कमेंट्स में बताना। इवन राजस्थान और हरियाणा जैसे स्टेट्स में भी बीजेपी ने वहां के विधानसभा इलेक्शंस के बाद उस पर्टिकुलर स्टेट के बड़े नेता जैसे वसुंधरा राजे फ्रॉम राजस्थान को ही दरकिनार करके ऑलमोस्ट न्यू एंड अननोन न्यू, चेहरों को हाँ। वहां की पॉलिटिक्स बहुत का बड़ी फेस गड़बड़। बनाना चाहा, जिसके बाद नतीजा बिल्कुल वही हुआ। इन स्टेट्स में भी बीजेपी का बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। अब महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पॉइंट था जब उद्धव ठाकरे आइडियोलॉजिकल एलाय थे बीजेपी के, मगर फिर दोनों पार्टीज के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए और वहीं पर उद्धव ठाकरे के साथ रिश्ता टूट गया बीजेपी का। उसके बाद बीजेपी ने शिवसेना पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे फैक्शन को खड़ा कर दिया और उस फैक्शन को अपने अलायंस के साथ मर्ज कर दिया, जो इस बार उन्हें कॉस्ट कर गया अराउंड 8 to 9 सीट्स, जो कि ऐसे क्लोज इलेक्शंस में बहुत एक काफी important हो जाता है। important शेयर Yes. मे भी यहाँ पर बीजेपी को पहले से इंसाइट होना चाहिए था कि जो शिंदे फैक्शन है और जो एनसीपी की तरफ से अजीत पवार फैक्शन है, ये दोनों भी इतने प्रोमिनेंट फेसेस नहीं है और अपने बल पर उतने वोट शेयर्स नहीं ला पाए। अब जो इनका अगला मेजर मिस्टेक रहा वो था ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो ये जो था। नारा था अब की Point. बार 400 पार, पूरा देश कह रहा है अब की बार
ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया था ताकि जो एक्स्ट्रा वोटर्स है, जो लोग वोट नहीं करते, वो भी आके बीजेपी को वोट करे, क्योंकि एक hefty टारगेट है, 400 पार करना है, तो सबको मिलके ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा। बट देखा जाए तो यही स्लोगन यहां पर बैकफायर हो गया, क्योंकि इससे बीजेपी के सपोर्टर्स और वोटर्स एक तरह से बहक गए। इस बार के इलेक्शंस काफी लॉन्ग स्ट्रेच थे, जिसके वजह से वो पूरे 44 डेज तक चले, वो भी 50 से 52 डिग्रीज के टेम्परेचर और हीट वेव्स के बीच। सो ऐसे में लार्जर देन लाइफ ब्रांड मोदी और अब की बार 400 पार के ओवर कॉन्फिडेंस स्लोगन की वजह से मेजर बीजेपी वोटर्स ने यही सोचा कि बीजेपी तो कंफर्टेबली जीत रही है ना, हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और इस वजह से काफी सारे वोटर्स गर्मी के वजह से वोट ही देने नहीं गए। Voter turnout has been affected because of the extreme temperatures, with the election authorities extending voting timings and asking people to protect themselves against the extreme heat. और इसीलिए काफी सारे लोगों के ये भी सजेशंस थे कि अगर ये इलेक्शन फेब में होते ना, तो ओवरऑल ज्यादा वोटर्स वोट करने के लिए कंफर्टेबली आ पाते। और यही ओवर कॉन्फिडेंस अगर देखा जाए तो बीजेपी के अपने कैंपेन में नहीं, बल्कि एक दूसरे तरीके से भी उनको हर्ट किया, जो था अंडर एस्टिमेटिंग द ऑपोजिशन, पर्टिकुलरली राहुल गांधी। नाउ वी ऑल नो बीजेपी ने राहुल गांधी की इमेज एक मीम मटेरियल की तरह बनाने की पूरी कोशिश की थी, जो कि पिछले कुछ इलेक्शंस में सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि शायद राहुल गांधी की ऐसी इमेज बन गई कि बीजेपी खुद ही उसे सीरियसली नहीं लेने लगी, और नतीजा उनके इलेक्शन स्ट्रैटेजीज को भी अंडर एस्टिमेट करने लगी। और अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक्चुअली में इफेक्टिव साबित हुई। वो आम जनता के बीच में राहुल गांधी की इमेज को री इन्वेंट कर पाई। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। इनफैक्ट एक तरफ से कांग्रेस पार्टी को भी लास्ट इलेक्शंस में कांग्रेस सिर्फ 41 सीट्स पर ही सिमट कर रह गई थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने 150 दिन में लगभग 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी से होते हुए 4080 किलोमीटर का फासला तय किया। और इसके बाद इस बार के इलेक्शंस में कांग्रेस ने अपने सीट्स को डायरेक्टली डबल कर दिया। लेकिन इसी दौरान बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा को सीधा डिसमिस कर दिया कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये अनसक्सेसफुल। और इसे सीरियसली काउंटर करने के लिए कोई खास बड़े लेवल पर कदम नहीं उठाया। सिर्फ कुछ राहुल गांधी के पैरोडी वीडियोस बनाए जिसमें दे वर क्लेमिंग कि कांग्रेस खत्म। यूनियन ऑफ डिवाइडेड फिंगर्स ही मेरी पार्टी का निशान भी है भैया, जिसका नामो निशान मिटने वाला है। Now the question over here is, was this really enough? ये यात्राएं आज से नहीं बल्कि हिस्टोरिकली ही काफी सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट बीजेपी का खुद का ही एग्जांपल ले लो, उन्होंने 1990 में रथ यात्रा निकाली थी, 1991 में एकता यात्रा निकाली थी। इवन खुद मोदी जी के 1987 अहमदाबाद इलेक्शंस का एग्जांपल ले लो, जिसमें उन्होंने अटल जी से अहमदाबाद में यात्रा करवाई, जिसके बाद आज तक बीजेपी गुजरात में हारी ही नहीं है। ये रही बीजेपी की चौथी बड़ी गलती। देखो, बाकी पार्टी जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज्यादा लेवरेज किया। कांग्रेस की यात्रा को काम्या जानी, समदीश जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने कवर किया और उनके थ्रू कांग्रेस ने अपने मुद्दे लोगों तक पहुंचाए। ध्रुव, रवीश, अजीत अंजुमन जैसे यूट्यूबर्स ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को फुल फ्लेज्ड प्रमोट किया। कई लोगों ने ओपनली ये कहा कि मोदी डिक्टेटरशिप ला रहा है और इसीलिए जितने लोगों को हो सके मेरा वीडियो दिखाओ और उनसे कहो कि बीजेपी को वोट ना करे। और वहीं कांग्रेस ने भी इन इलेक्शन कैंपेन्स में इन्हीं यूट्यूबर्स के कंटेंट को बढ़ चढ़ के दिखाया और बताया कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स का मार्केटिंग बहुत गजब करी इन्होंने। बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। अगर थोड़ा गौर से प्रैग्मेटिकली देखा जाए ना, तो इंडी अलायंस ने अपना एक पूरा प्रो क्रिएटर्स का एक इकोसिस्टम ही बना लिया, जो उनके साइड के नैरेटिव्स को एम्पलीफाई कर करके दिखाते हैं। और इसमें से कितने तो क्लियरली लिंक्ड और हेवीली फंडेड और असिस्टेड भी है। लेकिन वहीं पर बीजेपी ने इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के पावर को अंडर एस्टिमेट किया। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5, नो फ्रीबीज टू मिडिल क्लास वोटर्स। अब बीजेपी की जो 5वीं गलती है ना, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फेटल साबित हुई। सो देखो, कांग्रेस ने ना आम मिडिल क्लास जनता के लिए काफी सारे फ्रीबीज ऑफर की, जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स के लिए 1000 रुपए हर महीने पेंशन, विमेन के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर गरीब परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया। फिर उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स और वर्क प्लेस में कंपलसरी लीव्स प्रॉमिस किए। 8,500 रुपए हर महीने, पहली तारीख, कटाकट 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 मार्केटिंग नहीं करी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी तो जानी ही जाती है फ्रीबी पॉलिटिक्स के लिए। आम आदमी पार्टी ने भी फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी काफी कुछ लोगों को ऑफर किया। बस फ्री है और आपका पानी का बिल फ्री है, बिजली फ्री है। फ्री सारी चीजें किसको नहीं पसंद। बट बीजेपी ने क्या किया?
अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो ही देखोगे तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर गरीबों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और राशन देने का वादा किया, लेकिन इस सब में उनके मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए ऐसा कोई भी लुक्रेटिव ऑफर नहीं था। जबकि मिडिल क्लास को अगर देखा जाए तो इंडिया का वो सबसे बड़ा वोटर चंक है और बीजेपी को तो हमेशा से ही मिडिल क्लास की पार्टी कहा जाता था, लेकिन इसी मेजॉरिटी वोट बेस को उन्होंने इस इलेक्शन में जाने अनजाने में इग्नोर कर दिया और बीजेपी की इन 5 गलतियों पे फाइनल नेल इन द कॉफिन वाला सिनेरियो क्रिएट किया इंडी अलायंस ने। तो देखो पिछले 2 टर्म में ऑपोजिशन कंसोलिडेटेड नहीं थे, तो इससे होता ये था कि रिस्पेक्टिव पार्टी के सपोर्टर्स एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने पार्टी के डिवाइड हो रहे थे, वोट देते थे, जिससे वो वोट्स बट जाते थे और इवेंचुअली उन सब बटे हुए वोट्स में टॉप करती थी बीजेपी। बट इस बार क्या हुआ, देखो महाराष्ट्र के केसेस समझते हैं। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी, कांग्रेस ने सीट्स आपस में बांट ली और किसी ने भी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अलायंस पार्टनर के सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। ये बहुत फर्क पड़ा। हुआ ये कि पहले जो अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स थे वो अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट करते थे, अब उन सब ने मिलकर एक ही कैंडिडेट को वोट दिया, ये बहुत बड़ा इंडी अलायंस के कैंडिडेट भारी वोट से जीतने लग गए। और जहां पर डिवाइडेड वोट से बीजेपी को फायदा हो रहा था वो इस बार नहीं होगा और इसीलिए इस इंडी अलायंस के वोट कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस नहीं कर पाई। सो या इट इज व्हाट इट इज। ये था हमारा एनालिसिस। इन 5 मेजर रीजंस की वजह से बीजेपी 400 पार तो छोड़ो 300 भी क्रॉस नहीं कर पाई। अब इस इलेक्शन का सबसे शॉकिंग पार्ट मुझे पर्सनली भी यही लगा कि यूपी जहां पे लिटरली राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसके बावजूद भी बीजेपी वहां पर हारी। इनफैक्ट पीएम मोदी जी जो कि एक पीएम फेस होने के बाद भी बहुत ही कम वोट से वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीते। वेल सच्चाई तो यह है कि यूपी की पॉलिटिक्स जितनी सिंपल दिखती है असल में उतनी सिंपल है नहीं, काफी डीप और इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हो कि हम इसके पीछे के भी रीजंस को एनालाइज करें, इंटरेस्टिंग रहेगा, यूपी के पॉलिटिक्स में डीप घुसकर जानने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ यूपी में, सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मैं इस बार के यूपी रिजल्ट्स को भी एनालाइज करके आपके सामने डिकोड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना और जल्द ही इस पर मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग की पॉइंट्स और यही डिस्कशन में न्यूज में भी चल रहे हैं। नहीं ये मैंने उस दिन भी बोला था, ये जो यूपी वाला वो था ना, जब उसमें आया था कि जो योगी जी ने जो उन्होंने बताया था कहीं ना कहीं उसमें से इग्नोर करेंगे। यूपी एक ऐसा है वहाँ पे जो सबसे पॉपुलर है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, नो डाउट उनके हिसाब से मतलब एक और ये ऑब्वियसली बात है कि मोदी जी को नहीं पता होगा कि ना वहाँ के वो तो वही बताएंगे कि भाई इस वाले क्षेत्र में ये पॉपुलर है, इस वाले क्षेत्र में ये बेटर काम करेगा। एक की पॉइंट बोलूंगा सबसे बड़ा, मैं सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया का यूज ही नहीं किया आपने, मीम बना लिए 4-5 बीजेपी के लिए कहूंगा, उस मीम से कुछ नहीं होगा। अगर जैसे उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ मिलके जैसे अलायंसी यूट्यूबर्स का भी मैं एक तरीके से अलायंसी कहूंगा कि उन्होंने किस तरीके से उनके मुद्दों पे बात करी और मोदी जी को कैसे डिक्टेटर साबित करने की कोशिश करी। यहाँ से कोई काउंटर नहीं हुआ। डिक्टेटरशिप वाला टॉपिक उठाया तो मैं तो अपने आप को छोटे मोटे ही मानूंगी, हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर या और भी जैसे बहुत सारे जो मतलब अच्छे खासे उसमें, लेकिन उनके वीडियोस को रीच ही नहीं मिली क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल बुरा मत मानना, लेकिन बिल्कुल बेकार काम कर रहा है। क्योंकि अगर आज के टाइम में आपको सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना नहीं, अगर जैसे क्रिएटर अवार्ड वाला शुरू करा वो बहुत अच्छा लगा, या जैसे उनसे मिले थे जो स्ट्रीमर से उनसे मिले थे, क्योंकि ये आज का टाइम है, सोशल मीडिया का ही टाइम और आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आईटी सेल खाली मीम बनाने से नहीं होता। आईटी सेल का सीधी सी बात है, एग्जांपल देता हूं, फेसबुक, अभी अगर मैं आपके सामने फेसबुक खोलूंगा ना, अब भी हर दूसरी या तीसरी पोस्ट इंडिया अलायंस से रिलेटेड ही आ रही होगी। और बीजेपी की दूर दूर तक मार्केटिंग ना फेसबुक पे दिखी मुझे, ना यूट्यूब पर दिखी। और कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन में युवा नहीं कहूंगा मैं, 50-60 साल का आदमी फेसबुक पर एक्टिव है ना, 20 से लेकर 35 तक का ज्यादातर यूट्यूब पर एक्टिव है। यंग जनरेशन तो वैसे यूट्यूब पर एक्टिव है। वो भी छोड़ो ना, अगर मैं चलो यूट्यूब वाला या फेसबुक या क्रिएटर वाला पार्ट भी साइड करूँ ना,
तो कोई भी मुझे एक सिंगल पॉलिटिशियन ऐसा नहीं दिखा जिसने मान लो वहां से डिक्टेटरशिप का टॉपिक उठा, काउंटर किया, वहां से अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक उठा, उसको काउंटर, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, काउंटर, स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज वाइज महंगाई, परसेंटेज वाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इन पे बातें करी जाती। मतलब हम बोलते रहे कि भाई परसेंटेज वाइज देखो, परसेंटेज वाइज देखो, ऐसे देखो। सबसे बड़ी एक और चीज दिक्कत ये है कि अगर किसी ने डिक्टेटर बोला, कुछ बोला, अगर उनके जिस लेवल पर व्यूज और शेयर हो रहे हैं उस लेवल के आसपास बीजेपी का किसी का इंटरव्यू तक नहीं गया है, ना किसी ने उस लेवल पर मार्केटिंग करी है सोशल मीडिया पर तरीके से। वो मुझे लग रहा है कि कभी मतलब बहुत पुराने उसका है, इन्होंने सही, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पर नहीं, नो डाउट इंस्टाग्राम पर रील्स आई हैं हमारे सामने, लेकिन वो 10-10 सेकंड की रील से कुछ नहीं होगा जब वहां पर 30-30, 20-20 मिनट की वीडियोस को करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही है। क्योंकि आपको ये पॉलिटिक्स इतनी भयंकर चीज है, उसको आपको समझने के लिए टाइम चाहिए, आपको हर एक मुद्दा समझने के लिए, वरना तो हर चीज को जुमला ही कह लोगे आप। वही चीज है पॉलिटिक्स में, आपको अगर घुसना है सोशल मीडिया, इतनी सारी वीडियो सब कुछ, आप जो पार्टी है उनके ट्विटर कई उनके नेताओं ने ही शेयर किया। ये चीज, इस चीज के लिए पॉइंट्स है 100% इंडिया अलायंस को कि उन्होंने मार्केटिंग करी है बहुत गजब, और उन्होंने जो, और ये चीज भी है कि बहुत सारे मुद्दे जैसे मिडिल क्लास वोटर्स के लिए, नो डाउट अगर आज का कोई मोदी जी का सपोर्टर है, वो देखता है कि भाई देश डेवलप हो रहा है तो हम लोग डेवलप होंगे, रोजगार बढ़ेगा, हर एक चीज वो समझ रहा है, लेकिन आपको फिर भी घर से एक इंसान को निकालने के लिए, वोट के लिए आपको करना पड़ेगा। आप क्या ओवर कॉन्फिडेंस भी, और मैं देखूं ना जो मोदी सपोर्टर्स भी होंगे, मैं कहूंगा उनमें भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ रहा है, अगर एक नहीं गया तो बहुत लोग। मैं खुद अपने नोन बता रही हूँ, खुद अपने बहुत क्लोज का बता रही हूँ कि ये था कि अरे जीत तो रही है ये, और ओवर कॉन्फिडेंस हम खाली ये नहीं कह सकते कि एक, और वो चीज है जो मोदी फेस एक बन गया है ना कि भाई मोदी फेस है तो हो ही जाएगा, मोदी जी हैं तो हो, अरे मोदी जी अकेला क्या करेंगे, तुम साथ तो दोगे उनका पॉइंट है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, ये जो झटका बीजेपी को लगा है, आई ओपनर है, आरएसएस वाला पॉइंट हो, सोशल मीडिया का पॉइंट हो, लीडर्स किस जगह पर कौन सा उठना चाहिए, बहुत चीजें हैं, लेकिन फिर भी इतनी टक्कर होने के बाद इंडिया अलायंस से, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं भी है ना, लेकिन मुझे अपने उस पे भी लेवल पे इतना जरूर पता है कि अगर यूपी में जीतना है, उसमें अगर आप योगी आदित्यनाथ जी का फेस यूज नहीं कर रहे हो या उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां वो मोस्ट पॉपुलर है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इलेक्शन में ब्लंडर हुआ है बीजेपी द्वारा, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है, कई सारी चीजें हुई हैं, और अगर आप इस चीज को बारीकी से देखते हो तो, लेकिन फिर भी एक चीज यही है कि लोग मजाक बना ले, 400 पार नहीं हुआ, 300 पार नहीं हुआ, लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट कहना चाहूंगा कि आज भी जितनी पार्टीज मिलके इंडिया अलायंस बनाया, वो अकेले बीजेपी जितना वोट शेयर नहीं ला पाया, एनडीए की बात तो छोड़ो, और कहीं ना कहीं फिर अब भी ये चीज दिखाता है कि इंडिया में आज भी कितने ज्यादा लोग चाहते हैं मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि ये देखो ऐसा नहीं, कितने लीडर्स, क्योंकि जो बीजेपी को आज भी जो बीजेपी को, खाली एनडीए नहीं, बीजेपी को जो वोट मिले वो मोदी की वजह से ही मिले, मोदी नाम से मिले हैं, तो उस वजह से मिले हैं, तो लोगों का भरोसा आज भी दिख रहा है इंडिया अलायंस में। जबकि किसी लीडर को कहीं से मिले हैं, किसी को किसी लीडर की पार्टी का होने से मिला है, किसी को किसी लीडर की पार्टी का, आधे तो ऐसे मिले हैं, अच्छा चलो ये हमारे लीडर के साथ है ये, तो चलो अपना भी कुछ हो ही जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। हमारे लीडर के साथ नहीं, अब वो जो साथ में आया है उसका वोट बैंक शेयर जो उसको नहीं देता था, लेकिन उसने कहा कि ये दोनों साथ ही हो गए, तो एक ही कैंडिडेट खड़ा है, ऑप्शन उसका है नहीं, तो बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन ठीक है भैया, ये पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी। और अब कान खोल, नहीं मुझे एक चीज की, कान खोल के सुन लेना, ईवीएम का चरित्र बच गया, ईवीएम और डिक्टेटरशिप नहीं थी ना, कोई वो डेमोक्रेसी खतरे में है। तो जो ये मजाक, और भैया इतना ही विश्वास अगर लोगों का था तो आम आदमी पार्टी का क्या हुआ वहां पर दिल्ली में, वो भी तो सबका वोट अपना दिमाग होता है, सब लोग वोट, इसलिए डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होगा, कुछ आपका होगा, तो अपने हिसाब से तभी कहा जाता है कि आपका वोटिंग का अधिकार कोई छीन नहीं सकता आपसे, वही वाली बात है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।